वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 15। ठीक है। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। तो बच्चों, पिछले वर्कशीट्स में हमने देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वो भारत में आती है व्यापार करने के लिए, और यहाँ पर व्यापार करने के साथ साथ वो किस तरह से अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करती है और क्षेत्रों पर अधिकार करने लगती है। उसने सर्वप्रथम बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया, और इसके बाद धीरे धीरे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वो अन्य रियासतों में भी एक एक करके अधिकार करते गए। उसके लिए उन्होंने सर्वोच्चता की नीति का सहारा लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय की नीति का सहारा लिया, और युद्ध नीति का सहारा लिया। तो इस तरह से कंपनी एक भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल हुई थी। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1773 तक आते आते एक कंपनी, व्यापारिक कंपनी न रह करके भारत में की शासन करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई थी। तो इस शक्ति को अब नियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक अधिनियम फिर लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, और उसके तहत भारत में कंपनी को काम करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। और उसी के तहत से अब कंपनी भारत के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने लगी। यानी जो वहां की सरकार थी वो कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति करती है, और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं 1773 ईस्वी में। अब चूंकि उस समय भारत, मैंने बताया था, अभी बात की है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में कंपनी का शासन हो चुका था। तो इसलिए उन जो शासन क्षेत्र थे उनको अब कई प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था, जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है। और जो गवर्नर जनरल होता था वो सभी प्रेसिडेंसियों का हेड होता था। यानी भारत में जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र था, कंपनी का जो क्षेत्र था, उन सभी का वो हेड होता था। तो आइए अब देखते हैं वर्कशीट के माध्यम से। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स यानी 1773 से 1785 तक भारत में रहा हो। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी इसके पास 3 प्रेसिडेंसी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है। तो जो पूरा क्षेत्र था उसको इकाइयों में बांट दिया गया था। खासतौर से 3 इकाइयां थी उस समय, यही मुंबई, मद्रास और बंगाल। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास। चेन्नई का उस समय नाम मद्रास था, ये जान लेंगे हम लोग। तो और उसका नाम अब चेन्नई कर दिया गया है। तो वो मद्रास और उसके आसपास के इलाके जो थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। और बम्बई, इस समय इसका नाम मुंबई है, उस समय नाम इसका बम्बई था। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। ठीक है। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। अब जैसे देखेंगे कि आप हर तीनों प्रेसिडेंसी का एक एक गवर्नर होता था, और तीनों गवर्नरों का हेड जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। न्याय के क्षेत्र में जो जुडिशरी व्यवस्था कहते हैं हम लोग, अदालती व्यवस्था, उसमें उन्होंने खास तौर से बहुत सुधार किए थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था के प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। फौजदारी अदालतें होती है जिसमें क्रिमिनल केसेस होते लड़े जाते हैं। दीवानी अदालतें मतलब जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित केसेज होते हैं। तो इसको उसने अलग अलग कर दिया। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। यानी अंग्रेजों को भारतीय कानूनों के बारे में पता तो था नहीं, तो इसीलिए वह यहाँ के जो मौलवी और हिंदू पंडित, यानी जो हिंदू संस्कृति थी, परंपरा थी, उसके जानकार लोग थे, जो इस्लामिक परंपरा के जानकार लोग थे, उनकी मदद से, उनकी कानूनी व्याख्या की मदद से कौन करता था न्याय? यूरोपीय जिला कलेक्टर करते थे।
फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अधीन थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि आप महसूस करते होंगे कि जब अंग्रेजों को तो अंग्रेजी आती थी, यहाँ की भाषा तो आती नहीं थी, यहाँ की परंपरा संस्कृतियों के बारे में भी वो नहीं जानते थे। तो इस काम के लिए वो यहीं के लोगों की मदद लेते थे और अंग्रेजों से उन चीज़ों को अंग्रेजी में अनुवाद करवा लेते थे और फिर उसे वो समझते थे। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट। यह कहाँ की गई स्थापना? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, इस समय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और उस समय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने जो पहला अधिकार कलकत्ता पर ही किया था, इसीलिए वो कलकत्ता को उनकी राजधानी एक मेन मान लिया था उन्होंने, उनकी राजधानी कलकत्ता ही थी। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय सदर अदालत, सदर नियामक अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जो जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें कलेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था। उसका काम क्या होता था? कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला। तो जो किसानों से लगान, खेती के बदले में जो टैक्स वसूला जाता था वो, और अन्य तरह के जो टैक्सेस थे उसको इकट्ठा करना उसका काम था। लेकिन इस काम के साथ साथ वह न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। यानी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी उसी की था, लेकिन वो न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों की मदद से करता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो अब जो मेन सत्ता का, पावर का केंद्र कलेक्टर का ऑफिस हो गया था, जो जिले में होता था। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें काफी बदलाव किया, और वॉरेन हेस्टिंग्स को खास तौर से भारत में न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी सिस्टम में सुधार के लिए जाना जाता है। अब वर्कशीट के अगले भाग में हम जानेंगे कंपनी की फौज और मुगल फौज, क्योंकि उस समय कंपनी से जस्ट पहले भारत पर मुगलों का ही शासन था। तो उन फौजों में क्या अंतर थी, तो इस अंतर को समझ करके हम ये भी समझ सकते हैं कि आखिर अंग्रेज विजयी क्यों हुए। तो आइए देखते हैं। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, आर्मी कहते थे। तो ये वो सिपाही कहना चाहते थे, लेकिन चूंकि इंग्लिश में बोलते थे सिपॉय हो जाता था, ठीक है, तो उसको सिपॉय कहा जाता था। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सिपाही बास्केट यानी तोड़दार बंदूक और मैचलॉक बारूद को माची चिंगारी देने वाले बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौजों के मुख्यतः बहुत सारे अंतर थे। देखो, अब भारत जो मुगल फौज है, आप देखेंगे एक एक करके अंतर, तो आप समझ जाएंगे। जैसे मुगल फौज में क्या है, मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। कंपनी में अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। यहाँ आप देखेंगे कि मुगल फौज थोड़ा भारी है, क्योंकि घुड़सवार फौज जो होती है वो ज्यादा आक्रामक होती है। लेकिन जैसे दूसरे पर हम चलेंगे, सवारों का दबदबा था, इसमें पैदल सैनिक कम थे, जबकि इसमें सवारों की कम संख्या थी और पैदल सैनिक अधिक थे कंपनी की फौज में। तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण सेना थी, और जबकि बंदूक चलाने में निपुण सेना थी। यहाँ देखेंगे आप, तीरंदाजी और तलवारबाजी में, जबकि बंदूक चलाने में, तो ये बंदूक और बारूद का जो इस्तेमाल था, यानी तोप का जो इस्तेमाल था, इसने ब्रिटिश फौज को काफी आक्रामक बना दिया था। विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशक्त किसान भी सैनिक होते थे। यानी इनके जो सैनिक थे वो काफी प्रोफेशनल नहीं थे। आम जरूरत पड़ती थी तो आम लोगों को भी बंदूक पकड़ा करके, तलवार पकड़ा कर युद्ध में ला दिया जाता था। जबकि कंपनी की फौज में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना, काफी उन्हें अनुशासित सेना बनाया गया था। तो यही कारण थी कि कंपनी की फौज मुगल फौज पर भारी पड़ी थी और देश के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार करने में सफल हुए थे। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ और पहलुओं को जानते हैं।
अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास वाले बदलावों को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। इसमें जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे किस तरह से लोगों के जो सामाजिक पहचान थी उसको ठेस पहुंची सेना ने, और ब्रिटिश सेना में जब उसकी ठेस पहुंची तो वो उसके लिए उठ खड़े हुए, जो कहा जाता है कि 1857 के क्रांति का एक प्रमुख कारण भी था। तो उसको हम लोग बात करेंगे जब 1857 के विद्रोह वाली वर्कशीट में। तो यहाँ व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर आकर के वो बड़ी शक्ति बन गई और एक सत्ता का केंद्र बना लिया। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक से आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। भाप तकनीक जो कहते हैं ना, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, जो भाप से इंजन चलता था, तो उससे ये प्रक्रिया और तेज हो गई। क्यों तेज हो गई भाई? क्योंकि अब ऐसी नावें बनने लगी, जहाजें बनने लगी, जो केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था ब्रिटेन से, 3 हफ्ते में, यानी लगभग 21 दिन में, और जबकि पहले महीनों लग जाते थे। अतः ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे, वहां से भारत आ जाते थे क्योंकि यहाँ पर उनका रुतबा था, शासन था। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था, यानी 67% हिस्से पर उन्होंने डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया था, और बाकी जो हिस्से थे यानी देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। यानी वहां पर भी वो अपने रेजिडेंस के माध्यम से या उस शासक को हरा देने के, उनको संरक्षण में लेकर के, उनको डरा करके एक तरह से उन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार वो अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर चुके थे। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के अधिकतर हिस्सों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी हिस्सों पर वो अपना अधिकार कर चुकी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट कंपनी एक व्यापार करने के लिए स्थापित हुई, वो 1857 आते आते पूरे देश पर एक तरह से अपना अधिकार कर चुकी थी। तो इस तरह से देखा जाता है कि कंपनी ने, चूंकि वो कंपनी के शासन के रूप में भारत आई थी, इसीलिए उनका उद्देश्य यहाँ के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था। इसीलिए वो व्यापार के लिए या यहाँ की जो टैक्स से पैसे मिलते थे उससे वस्तुओं को और कीमती चीजों को ब्रिटेन भेजने में लगे हुए थे। तो इसीलिए आगे चल के कहा भी जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का धन जो था वो ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। इसीलिए ब्रिटिश शासन को भारत में शोषण का शासन माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि भारत की जो वर्तमान गरीबी का कारण है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ईस्ट जो ब्रिटेन का जो गुलामी थी, औपनिवेशिक काल था, वो रहा, क्योंकि इस दौरान भारत का बहुत बड़ा धन ब्रिटेन की तरफ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार क्षेत्र जमाया। तो अगली वर्कशीटों में हम जानेंगे कि किस तरह से अगली क्लासेस में हम लोग जानेंगे किस तरह से भारत में इसका प्रतिविद्रोह हुआ और किस तरह से भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर किया गया। तो वो आगे की बात है, और आज की बात के लिए देखते हैं हम आज के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों आज ये 6 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए हम इन एक एक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? तो बच्चों इसका भी वर्कशीट में लिखा हुआ है। ब्रिटिश क्षेत्र को प्रशासनिक इकाइयों में बंटे हुए थे, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। इसके आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके समय तक कंपनी का अधिकार क्षेत्र बंगाल से बढ़कर मुंबई और मद्रास तक फैल गया, यानी उसने इस पूरे क्षेत्र पर
कंपनी का प्रभाव फैला दिया। तीसरा प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में न्याय के क्षेत्र में कई सुधार किए। पहला, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्याय व्यवस्था के लिए फौजदारी और दीवानी के लिए अलग अलग अदालतें स्थापित की गई। पारंपरिक हिंदू कानूनों का संकलन तैयार किया गया और इस्लामिक कानूनों का भी संकलन तैयार किया गया। चौथा प्रश्न है, कलेक्टर का क्या काम था? उसका उत्तर होगा, कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। इसके साथ ही वह न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा के साथ सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। पांचवा प्रश्न है, मुगल फौज और कंपनी की फौज में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मुगल फौज के मुख्य रूप से प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, जबकि कंपनी की फौज में अधिकतर पैदल सैनिक ही होते थे। दूसरा, मुगल फौज तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी, जबकि कंपनी की फौज बंदूक चलाने में निपुण थी। छठा प्रश्न है, सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। ये सोचने वाली बात है कि भारत के लोग कंपनी के लिए काम क्यों करते थे। तो आप हम भी समझते हैं कि कंपनी जब यहाँ आई तो उन्होंने व्यापार और यहाँ के उत्पादन, हथकरघा उद्योग को भी नष्ट कर दिया था, इसीलिए लोगों के पास रोजगार था ही नहीं। तो इसका उत्तर है, भारतीय जनता कंपनी के लिए सिपाही के रूप में काम रोजगार के लिए करती थी, क्योंकि उस समय रोजगार के अन्य साधन काफी कम थे, यानी रोजगार के अन्य साधनों को कंपनी ने नष्ट कर दिया था, इसीलिए रोजगार के लिए लोगों को मजबूरी में अंग्रेजी सेना में सिपाही के रूप में काम करना पड़ता था। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अभी भी कोविड-19 का संकट नहीं टला है, इसीलिए हमें इससे संबंधित प्रिकॉशन को पूरी तरह से फॉलो करनी है। तो जब भी हम कभी बाहर निकलें तो अपने मुंह को मास्क से जरूर ढकें और मास्क नियमित रूप से अच्छे से पहनें। साथ ही साथ अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें तथा बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करें। ऐसा करके ही हम स्वयं का बचाव कर सकते हैं और समाज का भी बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि सर जी चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।